हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज हम लोग लेकर आए हैं सीटेड जेटेड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, पार्ट 3। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर रखा है, और आज हम लोग करेंगे पार्ट 3। तो आप लोग, जो लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे, वो लोग जाकर के टेलीग्राम का लिंक भी हम दे देंगे, वहां भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और आपका जो यूट्यूब वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2 का, उसका भी हम लिंक दे देंगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। आप वहां से जाकर के वीडियो को देख लेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये रहा हम लोग का आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखेंगे, क्वेश्चन लिख रखा है यहाँ पे कि एक परीक्षा में 27% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए और 38% विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 19% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण का प्रतिशत पूछा है। मतलब यहाँ पे कितने लोग पास किए हैं ना, पास वाले के बारे में पूछा गया है। और डाटा किसके बारे में दिया है? तो डाटा दिया हुआ है आपका फेल वाले का। ठीक है। डाटा दिया हुआ है फेल वाले का, पूछा है पास वाला। तो यहाँ पे बड़ा आसान सा चीज हो जाता है हमारे लिए। करेंगे कैसे? तो जो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट में जो हम यहाँ पे पास किए होते हैं, उसको हमको ऐड करना होता है। और जो बोथ लैंग्वेज में फेल किया है ना, उसको हम माइनस करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे 27 प्लस 38, और इसको ऐड करेंगे। देन बोथ लैंग्वेज, बोथ वाले को हम माइनस करेंगे, यानी कि 19 को करेंगे माइनस। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 65। और 65 से अगर हम 19 को माइनस करते हैं तो आ जाएगा 46। ठीक है। ये जो 46% है, ये है बाबू फेल वाले लोग हैं, ये अनुत्तीर्ण वाले वैसे लोग हैं जो 46% क्या कर गए हैं, फेल कर गए हैं। तो जब कभी भी कोई भी जब एग्जामिनेशन होती है, तो अपने आप में 100% पे होता है। चाहे बच्चा कितने भी हो, बच्चा 200 है तो भी अपने आप में 100% है, बच्चा 400 होगा तो भी अपने आप में 100% होगा, बच्चा 10 को होगा ना, तो भी अपने आप में कितना होगा, 100% ही होता है। तो अगर जो भी एग्जाम हुआ है, अगर टोटल 100% के बेसिस पे हुआ है, तो सर अगर 46% फेल कर गए हैं, तो पास कितना करेंगे? तो सर पास से वाले लोग हमारे पास हो जाएंगे, पास वाले लोग हो जाएंगे हमको क्या, तो 100 माइनस करेंगे 46, और ये हमारा हो जाएगा 54% लोग क्या हो जाएंगे, 54% लोग कर जाएंगे पास। क्लियर है? यानी ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड। आई होप बातें समझ में आया होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि सिंगल वाले सब्जेक्ट को हम ऐड करते हैं और बोथ वाले को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए, आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे क्या है, पूछा है कि यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता है, तो वह कितना बार 3 लिखता है? समझिएगा, एक श्याम नाम का लड़का है जो 1 से लेकर के 100 तक पूरा गिनती लिखता है, पूरा पूर्णांक लिखता है, पूरा इंटीजर्स को लिखता है। तो पूछा है कि आखिर 3 कितने बार आया होगा, यानी कि 3 को कितने बार उन्होंने लिखा होगा। सबसे पहले 3 हमारे पहली मुलाकात 3 से कहाँ होगा? तो सर 1 2 3 मुलाकात हो गया। दूसरी मुलाकात होगा हमको 3 से 13 के पास। तीसरी मुलाकात होगा 23 के पास। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ेंगे, बात को थोड़ा सा समझिएगा, बात तुरंत समझ में आ जाएगा इसके क्या मतलब है। तो सर सबसे पहले तो 3 दिखेगा, है ना। अगर आप 1 से स्टार्ट करेंगे तो तीसरा स्थान पे 3 आ जाएगा। फिर आएगा आपका 13, इसके बाद मिलेगा 23, इसके बाद 30 से लेकर के जब आप स्टार्ट कीजिएगा ना, तो 39 तक कंटिन्यू हर जगह 3 मिलेगा। और इसके बीच में एक 33 ऐसा संख्या आएगा जिसमें सब दोनों नंबर क्या रहेगा, 3 3 रहेगा। और इसके सिवाय आपको कहाँ मिलेगा? सर इसके सिवाय हमको मिलेगा 43, देन मिलेगा 53, देन मिलेगा 63, देन मिलेगा 73, देन मिलेगा 83, और देन मिलेगा 93। ठीक है। तो सबसे पहले नॉर्मली आप देखेंगे, तो सर 93 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सर देखिएगा, यहाँ से ए वाले 3 वाले में 3 ठो मिल जाएगा यहाँ तक। और उसके बाद जब ये नीचे वाले को पकड़िएगा ना,
तो यहाँ से आपको कितना दिख रहा है, 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9। सर 9 को नॉर्मल हो गया, लेकिन अब 30 से लेकर के 39 तक टोटल इसमें 11 को मिलेगा। ठीक है, तो सर इधर से कितना मिल गया था, 9, और वहां से 11, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे कंप्लीट, सर 20 है ना, 20 बार उन्होंने 3 लिखने का काम किया होगा। आप इसको आराम से काउंट कर सकते हैं कि 3 लिखने का काम उन्होंने 1 से 100 तक लिखने का टाइम 20 बार काम किया होगा। यानी कि यहाँ से देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, वैसे लोग जो लोग बिल्कुल इस टाइप वीडियो को फर्स्ट टाइम देखेंगे, वैसे लोग के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको टेलीग्राम पे पर डे 10 क्वेश्चन डाला जाता है, और वही टेलीग्राम वाले क्वेश्चंस को मैं यहाँ ला करके सॉल्यूशन करता हूँ, और ये इसका पीडीएफ फॉर्मेट में और वीडियो सॉल्यूशन दोनों अवेलेबल हो जाता है आपका। ठीक है, इसका लिंक मैं टेलीग्राम पे भी दे देते हैं, और टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ के रूप में भी सॉल्यूशन मिलता है। तो वैसे लोग जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, और लोग ट्रिकी मैथ्स विथ मैजिक करके सर्च मारेंगे भाई प्रदीप सर, तो आप टेलीग्राम पे आपका मिल जाएगा, वहां जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे समझते हैं। लिख रखा है कि एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर की नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है, तो पानी की गति क्या है। एक बात समझिएगा कि जब कभी भी आप नाव चलते हुए देखे होंगे, तो नाव चलते हुए क्या होता है, जब किसी भी नदी में चल रहा होता है, तो सर वहां दो तरह का उसमें क्या लगता है, देखेंगे उसका स्पीड दो तरह का ऐड हो जाता है जब नदी के एक ही साथ चलेंगे तब। मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में नदी का बहाव होता है, अगर आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ नदी का जो अपना धारा होता है वो अपना कुछ ना कुछ स्पीड से जाता है पानी, और उसमें अगर कोई नाव को चला रहा होता है, तो ऑलरेडी वो भी कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा होता है, तो उसमें दो चीज क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, अब आगे चलिएगा। जैसे एक और एग्जांपल समझिए कि जिस समय आप साइकिल चला रहे होते हैं, और सपोज ऐसा मान लेते हैं कि आप जिस डायरेक्शन में आपको जाना था उसकी उसी डायरेक्शन में हवा चलना शुरू हो जाए, तो ऑटोमेटिक आपके साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन आपको मान लेते हैं कि कहीं जाना था, आपके अपोजिट डायरेक्शन में हवा चलना शुरू हो जाए, तो क्या होता है, तो सर हमारी साइकिल की स्पीड घट जाती है। क्लियर, अब समझेंगे यहाँ पे क्या कहानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका काम हो जाएगा सबसे पहले कि सर यहाँ पे हम ले लेंगे, अगर एक्स नाव की स्पीड मान लें और वाई मान लेते हैं पानी का, तो जब दोनों जुड़ जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा स्पीड, और स्पीड बराबर हम समय क्या जानते हैं फॉर्मूला, दूरी बटा समय, और दूरी जाता है 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर 5 घंटा में। और जब उल्टा डायरेक्शन में जब जाता है ना, तो 13 किलोमीटर जाता है 5 घंटा में। हमसे पूछा किसके बारे में है, हमसे पूछा है पानी का, तो पानी को हम वाई माने हैं, इसलिए वाई को बचा के रखिए और एक्स को काटने का काम करते हैं। सर इसको माइनस, इसको प्लस, और इसको माइनस कर देंगे। एक्स एक्स यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, वाई वाई हो जाएगा आपका 2y, और यहाँ पे जब आप माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15/5, और 15/5 का मतलब क्या आ जाएगा, 3। जब कंप्लीट यहाँ से y का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा 3/2। ठीक है, आंसर तो यानी कि 3/2, ऑप्शन नंबर डी। चलें आगे, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे क्या करना है, लिखा है कि दो बेलनों की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा उनकी ऊंचाइयां 5:3 के अनुपात में है। उनके आयतनों के मध्य अनुपात। सबसे पहले बेलन। ठीक है, बेलन होता कैसे है समझ लीजिए, देखिएगा थोड़ा सा, ऐसे मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। बेलन का जो आयतन होता है ना, वो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हम लोग पाई को भूल जाते हैं, जब कभी भी रेशियो की बात करना होता है तो पाई को डायरेक्टली भूल जाएंगे, और बचा आर स्क्वायर अपॉन एच, मतलब आर स्क्वायर इंटू एच बचा। और यहाँ मेरे पास हर चीज दो ठो है, दो बेलन है, अनुपात में बनाना है तो कर लेते हैं, देखिएगा सर, यानी कि यहाँ भी आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए भी आर स्क्वायर एच हो जाएगा। इसको R1 मान लेते हैं, इसको H1, और इसको R2 और इसको H2 मान लेते हैं।
सर सबसे पहले R1 हम देखेंगे तो बेलन की त्रिज्या 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और एच हमारे पास कितना है 3, यू ही रह जाएगा। देन नीचे आएंगे तो सर आर हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ऊंचाई 3 नहीं है, ऊंचाई इसका 5 है, 4 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और नीचे आर टू की बात करें सर 3 है R2, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और इसका अगर ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई है कितना 3। देख लीजिए कटेगा क्या, तो नहीं कटेगा, तो क्या मिलेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा आ जाएगा 20, और नीचे आ जाएगा 9 9 3 जा 27 आ जाएगा। अनुपात की बात कीजिएगा तो 20:27 आ जाएगा। ठीक है, रेशियो की बात करें तो क्या मिल जाएगा 20:27 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर मिल जाएगा बी। समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे पाई को क्यों इग्नोर कर दिए, पाई को इग्नोर इसलिए कर दिया ना कि पाई ऊपर भी लिखिएगा पाई नीचे भी लिखिएगा, पाई केवल 22/7 रखिएगा दोनों जगह, तो कोई फायदा नहीं है, वो कट के हट ही जाएगा, इसलिए हम पहले ही हटा दिए, उसको इग्नोर कर दिए हैं वहां से। ठीक है, जब कभी भी इस टाइप से आपको जब कंपेयर कराने बोलेगा ना, तो पाई हो गया, चाहे आप कभी कभी देखेंगे गोला वगैरह के आता है 4/3 2/3, इस तरह से जो भी गिनती का चीज आता है ना वो सब काट के हम लोग हटा देते हैं, सिर्फ मेन चीज रखते हैं जिससे हमारी काम की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। लिख रखा है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर अर्धवार्षिकी चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि करने पर 800 की एक राशि 926.10 यानी 10 कितने वर्ष में बन जाएगा। एक बात पहले समझ लीजिए आपको दिया क्या क्या है, और सबसे बड़ा काम का चीज है ना कि देखिए अर्धवार्षिक लिख रखा है। ठीक है, अर्धवार्षिक में क्या होता है कि रेट आपका हाफ हो जाता है और टाइम आपका डबल हो जाता है। तो सर सबसे पहले अगर हम रेट की पता कर ले यहाँ से, तो सर रेट हो जाएगा हमारा 5%, और जो भी टाइम लीजिएगा टाइम को आपको 2n मानना पड़ जाएगा। ठीक है सर, इसके बाद प्रिंसिपल आपके पास दिया हुआ है 800, और अमाउंट आपका यहाँ बताया जा रहा है कितना 926.10। ठीक है, अब आइए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, तो सर फॉर्मूला जानते हैं कि ए इज इक्वल होता है P इंटू 1+R/100। अब पावर क्या कर देंगे, पावर कर देंगे यहाँ पे 2n कर देंगे। सर एक काम कर लें, बिल्कुल कर लेते हैं, तो यहाँ से ए का वैल्यू हो जाएगा 926.10, और यहाँ से पी का वैल्यू हो जाएगा 800, और देन आर का वैल्यू कितना है 5। तो यहाँ से करेंगे 1+5/100, पावर क्या रहेगा, पावर 2n रहेगा। यहाँ हो जाएगा 926, यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, फिलहाल इसको 1 कर देते हैं, और इसका वाला ना एक जीरो से इसका वाला एक जीरो काट देते हैं। क्लियर, मिलेगा क्या यहाँ पे, तो सर मिल जाएगा हमको यहाँ से 8 पे डबल, और अभी भी यहाँ पे आ जाएगा आपका 800 ही है ना, हाँ चलिए ठीक है, 800 हो जाएगा, डबल था 80, तो ऐसे ही है। इतना सा आ जाएगा पूरा कैलकुलेशन करने पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब इधर वाला कैलकुलेशन करेंगे तो मिल जाएगा हमको क्या 21/20 के पावर मिल जाएगा 2n, और ये भी ना कंप्लीट 21/20 बनेगा यहाँ भी, जब इसको तोड़िएगा तो ये भी ऊपर वाला 21 का क्या है 21 का क्यूब है, और नीचे वाला भी 20 का क्यूब बन जाएगा। सर इतने के पावर क्या लिखिएगा 3, और यहाँ 21 बटा क्या है 20, और इसके भी पावर क्या लिखाएगा 2n लिखाएगा। एक बात समझिएगा कि जब दोनों का बेस जब यहाँ पे सेम है ना, तो आपस में पावर क्या हो जाता है सेम हो जाता है। जब पावर सेम हो जाएगा इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे कि 2n बराबर 3 लिखेंगे, तो सर n बराबर लिखना पड़ेगा 3/2, यानी कि सर यहाँ से n का वैल्यू निकल गया, समय निकल गया, क्या समय निकल गया 3/2 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, इसको समझिएगा, लिख रखा है कि 5 वर्ष पश्चात पिता की आयु उसके पुत्र की आयु, यहाँ पे की लगा दीजिए, पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी।
5 वर्ष पश्चात एक काम करते हैं, इसको 3 भाग में बांट लीजिए। सबसे पहले बांट लेते हैं सर यहाँ पे पास्ट, इधर बांट लेते हैं इसको हम प्रेजेंट, और यहाँ बांट लेते हैं क्या, फ्यूचर। अब समझिएगा सर, अगर प्रेजेंट टाइम में हम मान लेते हैं कि पिता का उम्र P होगा और बेटा का उम्र B होगा, ठीक है। बोला क्या है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात सर अगर नॉर्मली हम देखें, अगर यहाँ P+5 हो जाएगा और अगला सर आपका B+5 हो जाएगा। 5 वर्ष पश्चात पिता की जो आयु है ना, उसके पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो भाई 3 गुना है ना, तो एक काम करते हैं, बेटा में 3 से गुना करके इसको कर देंगे इक्वल। अब फिलहाल इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सर P+5 बराबर क्या हो जाएगा, 3B हो जाएगा और प्लस 15 हो जाएगा। अगर यहाँ से हम P का वैल्यू उठा लें तो क्या मिल जाएगा, तो सर मिलेगा आपको यहाँ से 3B और माइनस में, सॉरी प्लस में क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 जाकर उधर माइनस हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं, फिर लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु उसके आयु का 7 गुना था। 5 वर्ष पूर्व बोला है, मतलब कि पास्ट में आइए, और पास्ट में देखिएगा सर, पास्ट में P-5 तो ऑलरेडी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा B-5। अब कितना गुना बोला था, 7 गुना, तो सर इसमें किससे गुना कर देंगे, 7 से। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे P-5, यहाँ हो जाएगा 7B, और 7 में से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यहाँ से P का वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो मिल जाएगा 7B, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 30 बचेगा। सर यहाँ से P का वैल्यू दिख रहा है और यहाँ से भी P का वैल्यू भी दिख रहा है, दोनों P के वैल्यू को हम इक्वल कर देंगे, और जब इक्वल करेंगे तो एक बीच का रास्ता निकल कर आएगा। क्या बीच का रास्ता निकलेगा, तो सर यहाँ से 7B माइनस 30 हो जाएगा, और उधर वाला हम लिखें तो हो जाएगा 3B, और प्लस में क्या हो जाएगा 10। ये काम करें, जब इसको इधर माइनस उठा के लाएंगे तो सर 4 को भी बचेगा, और एक कंप्लीट 40 हो जाएगा, और इस 4 से काट देंगे, कितने बार में चला जाएगा, 10 बार में खत्म। सर हम कह सकते हैं कि बेटा का जो उम्र था वो 10 वर्ष हो गया। ठीक है जी, बेटा का उम्र 10 वर्ष हो गया। हमसे बेटा का नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया पापा का, यानी कि पिताजी का उम्र पूछा गया है। तो आप कहीं भी आप पी का वैल्यू उठा के, आप सॉरी बी का वैल्यू उठा के रख दीजिए, आपका काम बन जाएगा। देखिए फिलहाल हम रख देते हैं यहाँ वाले पे, फ्यूचर वाले कंडीशन में रख देते हैं हम, बी का वैल्यू समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा सर, अगर बी की जगह हम 10 रख दें तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा, और 15 को 3 से गुना कर देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा, और 45 हो जाएगा, और इधर वाला जो 5 जाकर माइनस होगा तो सर 40 बच जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि सर जो पिता का उम्र होगा यहाँ से तो 40 हो जाएगा। कैसे, तो बी की जगह रख दीजिए 10 प्लस 5 15 हो गया, इसको 3 से गुना कराना था, 45 हो जाएगा, और यहाँ वाला पी जाकर माइनस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कंप्लीट 40 बन जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ए लिख रखा है, यदि 6 पेनों का विक्रय मूल्य 8 पेनों के क्रय मूल्य के बराबर है। देखिए 6 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो 8 गो पेन के क्रय मूल्य के बराबर है। बढ़िया बात है, इसको ऐसे उलट दीजिए, क्रय मूल्य हो गया 6 रुपया और विक्रय मूल्य हो गया 8 रुपया। ठीक, तो बोला है कि लाभ या हानि प्रतिशत, आप पहले खुद से जज कर लीजिए कि सर क्रय मूल्य 6 रुपया है, विक्रय मूल्य 8 रुपया। भैया 6 में खरीदिएगा 8 में बेचिएगा तो फायदा होगा, कितना फायदा होगा, 2 रुपया। ठीक है, तो सर यहाँ निकालते हैं प्रतिशत लाभ, फायदा कितना हुआ, 2 रुपया। सीपी को नीचे लिखते हैं तो 6 लिखेंगे, प्रतिशत के लिए 100 लिखते हैं, काट देंगे बाबू, कितने बार में कट जाएगा, 3 बार में। कंप्लीट आपको दिख रहा होगा सर 100/3 मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ इसको समझेंगे, यहाँ पे लिखा है कि प्रथम वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष में इसमें 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 79800 थी तो प्रथम वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी। मान लेते हैं सर हमें पता नहीं है कि पहला वर्ष में जनसंख्या क्या रहा होगा, कोई पता नहीं है। ठीक है, हम मान लेते हैं कि चलिए एक्स रहा होगा सर। अब 5% क्या किया गया है, वृद्धि। मेरे भाई एक बात समझिएगा,
जब कभी भी वृद्धि की बात आती है तो हम 100 से ऊपर उठ के बात करते हैं। मतलब 5% वृद्धि बोला है ना, तो उसको हम 105/100 बोलेंगे। अगर यहाँ पे 10% वृद्धि बोलता ना तो 110/100 बोलते। अगर यहाँ पे 8% वृद्धि बोलता ना तो हम क्या बोलते, 108/100 बोलते। लेकिन जब कमी की बात आएगा तो बोलेगा 5% कमी, तो हम लोग 100 से माइनस होते हैं, नीचे आते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब 5% कमी बोलेगा तो इसको बोलना होगा 95/100। ठीक है। बोलेगा 10% कमी तो 90/100। बोलेगा 20% कमी तो 80/100। क्लियर। अब चलिए आगे। तो हम मान लेते हैं सर स्टार्टिंग में क्या था एक्स, और 5% वृद्धि अगर हो गया तो यहाँ करना होगा 105/100। और अगले बार 5% कमी हो गया तो सर क्या लिखना पड़ेगा, 95/100। और तब जनसंख्या था 79800। पहले इसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। सर 21 बटा क्या मिलेगा, 21/20 मिलेगा। इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा तो 19/20 मिलेगा। इसके बाद देखिएगा 19×4 = 76 होता है, 19×2 = 38 होता है। इसके बाद अब 21 से काटने जाइएगा तो सर 21×2 = 42 होता है। 200 बार में कट जाएगा। अब एक कंप्लीट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ऊपर में 1 मिनट 21 38, ठीक है, 002240। चलिए, हाँ अब क्या हो जाएगा सर, 200 को मल्टीप्लाई कराएंगे 20 इंटू क्या 20 कराएंगे तो सर दो दो करेंगे 8 हो जाएगा, और 2 और 2 4 0 आ जाएगा, 1 2 3 4, यानी सर कंप्लीट 80,000 आ जाएगा ये। तो 80,000 आपका ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 80,000। तो हम कह सकते हैं कि सर स्टार्टिंग में इस गांव का जो पॉपुलेशन था, जो जनसंख्या था, वो था 80,000। क्लियर। चलिए आगे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। समझिएगा इसको थोड़ा ध्यान से। लिखा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को पूर्णतः भरने में क्रमशः 30 और 36 मिनट लेते हैं। दोनों नलों को खोल दिया जाता है। अब नल ए को कब बंद करना चाहिए कि टंकी 18 मिनट में एकदम भर जाएगा, मतलब कंप्लीटली भर जाएगा। ठीक। क्वेश्चन में समझिएगा, नल ए को बंद करने बोला है, नल बी को तो बंद नहीं करने बोला। और जब नल बी को बंद नहीं करने बोला, इससे साफ समझ में आता है कि सर जो नल बी था ना, वो कंप्लीट 18 मिनट चलता रह जाएगा। ठीक है। नल बी 18 मिनट चलता रह जाएगा, लेकिन नल ए को बीच में बंद कर देना है। कब बंद करना है ये पता नहीं है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, देखिएगा 30 मिनट में भर दे रहा था और 36 मिनट में भरने का काम कर रहा था। हम ये दोनों का एलसीएम लेंगे, और जब एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 180 हो जाएगा। जब इसका एलसीएम 180 हो जाएगा ना, तो यही होता है टोटल वर्क। क्या कहलाता है ये, टोटल वर्क कहलाता है। हम कह सकते हैं कि सर दोनों को मिलाकर ना 180 भरना है। अच्छा ठीक है सर, जब 180 भरना है दोनों को मिलाकर, तो हम 30 से 180 में भाग देंगे तो 6 बार में कटेगा। अब जो 6 बार में कटेगा ना, ये इस बात को बताएगा कि सर जो पहला नल था, ये नल ए है, ये नल बी है। जो पहला नल था सर, वो 1 मिनट में 6 लीटर पानी भरने का काम करेगा। और जब 36 से भाग दीजिएगा तो ये 5 बार में कटेगा। और हम कह सकते हैं कि सर जो दूसरा नल है, वो 1 घंटा में 5 मिनट, सॉरी 1 घंटा में 5, 1 घंटा नहीं, मिनट की बात हो रही है, 1 मिनट में 5 लीटर भरने का काम करेगा। ठीक है। तो अब दूसरा नल को तो सर 18 मिनट तक चलाते रह जाना है, तो हाँ, तो सर अगर 1 मिनट में 5 लीटर तो 18 मिनट में, तो सर 18 × 5, 18 × 5 = 90 लीटर पानी तो भर गया सर। हमको टोटल पानी भरना था 180 लीटर, और 180 लीटर में हम पानी भर चुके हैं यहाँ पे कितना लीटर, 90 लीटर। शेष बचा कितना लीटर है सर, शेष बचा हुआ भी है अभी 90 लीटर। और उस 90 लीटर को भरवाना किससे है, नल ए से भरवाना है। तो सर नल ए का कैपेसिटी कितना है, 6 कैपेसिटी है 1 मिनट में। तो सर ए को कब बंद करना चाहिए, ये बात अब समझ में आ जाएगा कि सर 90 बचा हुआ था, और अगर 1 मिनट में 6 लीटर भर रहा है तो 15×6 = 90। ठीक है। यानी 15 मिनट आ जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सर कि नल ए 15 मिनट चलेगा, और नल बी 18 मिनट कंप्लीट चल रहा था। तो हम कहेंगे कि नल ए को 15 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, और काम आपका 18 मिनट में पूरा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे, ये लिखा है कि 8, 15 और 24 से विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या, वर्ग संख्या मतलब स्क्वायर पूछा है, स्क्वायर नंबर चाहिए। बड़ा आसान काम होता है, 8 हो गया, 15 हो गया और 24, ये सारे नंबर को हम लोग एलसीएम करेंगे, और एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा आपका 120। ठीक है, अब देखा जाता है कि सर 120 का मल्टीपल जाएंगे, 120 का कौन सा ऐसा मल्टीपल होगा जो हमारा एक कंप्लीट का बन जाएगा, स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सर 120 का जो 30 मल्टीपल है वो आपका स्क्वायर बन जाएगा कंप्लीट 3600। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। तो सर आपको समझ में कैसे आएगा कि सर 30 मल्टीपल ही होगा? तो अब आप देखेंगे नंबर कि कौन नंबर है मेरे पास जो स्क्वायर है, और वही स्क्वायर है तो 120 का जो भी एलसीएम आएगा उसका मल्टीपल ढूंढेंगे कि सर कौन सा मल्टीपल वहां पहुंचेगा, वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि आपको पर डे एक वीडियो मिलता है इस चैनल पे, किसका, सीटेट और जेटेट का। जैसा कि आपको मालूम भी होगा कि जेटेट का मेंस का नोटिफिकेशन आ गया है, वैसे लोग जिनका पीटी क्लियर है वो लोग मेंस का तैयारी में लग जाएं। ठीक है।